दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी दुनिया का सोना सिर्फ एक स्विमिंग पूल में समा सकता है तो शायद आप हंसेंगे, लेकिन ये सच है। और अगर मैं कहूं कि आपके गले में जो सोने की चैन लटकी है वो धरती की नहीं बल्कि अंतरिक्ष के किसी विस्फोट से आई है, तो क्या आप मानेंगे? और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पानी से ज्यादा सोना मौजूद है, जहां के राजा सोने की धूल को साबुन की तरह अपने शरीर पर मलकर नहाते थे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इस पीली चमकती धातु ने कैसे पूरी मानव सभ्यता को बदल दिया, कैसे इसके लिए राजाओं ने युद्ध लड़े, साम्राज्य बने और मिट भी गए और पूरी की पूरी सभ्यताएं तबाह हो गई। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे असली वजह क्या थी और सोने के पीछे का वो काला सच क्या है जिसने इतिहास की सबसे खूबसूरत सभ्यता को खत्म कर दिया? आज आपको मिलेंगे सारे जवाब, बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज से हजारों साल पहले जब इंसान गुफाओं में रहता था और पत्थरों से अपना काम चलाता था, तब एक दिन उसकी नजर पड़ी एक अजीब सी चमकदार पीली चीज पर। जब उसने उसे उठाकर छुआ तो पाया ये चीज बिल्कुल अलग है। ना तो ये जंग खाती है, ना इसकी चमक कभी फीकी पड़ती है, और सबसे खास बात ये थी कि इसे आसानी से किसी भी शक्ल में ढाला जा सकता है। यही थी इंसान की पहली मुलाकात सोने से, जिसने मानव सभ्यता की दिशा ही बदल दी। पुरातत्वविदों ने बल्गारिया के वर्ना नेक्रोपोलिस में दुनिया के सबसे पुराने सोने के गहने खोजे हैं, जो लगभग 6,500 साल पुराने हैं। यानी कि आज से 6600 साल पहले भी इंसान सोने की अहमियत समझ चुका था और इसे अपने शरीर पर पहनना शुरू कर चुका था। मिस्र की नील घाटी में 3100 ईसा पूर्व के आसपास बड़े पैमाने पर सोने की खानें खोदी गई। इन खानों में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले सोने को पिघलाकर ठंडा करके इस्तेमाल में लाया जाता था। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आया कहां से ये सोना और क्यों बना ये इतना खास? दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपको पूरी तरह चौंका दे। सोना असल में धरती का मेटल ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सोना कभी भी धरती पर था ही नहीं। वैज्ञानिकों का एक बड़ा तबका मानता है कि आज से अरबों साल पहले जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी, तब अंतरिक्ष में 2 न्यूट्रॉन तारे आपस में टकराए। इस भीषण टक्कर से एक महाविस्फोट हुआ जिसे वैज्ञानिक किलोनोवा कहते हैं। इसी प्रक्रिया ने पूरे ब्रह्मांड में सोने को फैला दिया। बाद में जब धरती का निर्माण हुआ तो सोने से भरे उल्का पिंडों की बौछार ने हमारे ग्रह से टकराकर इसकी बाहरी परत को सोने से भर दिया। यानी आप जिस सोने के गहने पहनते हैं वो किसी खदान से नहीं बल्कि सितारों की टक्कर से पैदा हुआ है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि इतना दुर्लभ और अनोखा होने के बावजूद दुनिया में कुल कितना सोना होगा। अगर हम आज तक जमीन से निकाले गए दुनिया के कुल सोने को एक जगह इकट्ठा कर ले तो उसका कुल वजन लगभग 2,44,000 टन होगा। अगर इस पूरे सोने को पिघलाकर एक ठोस घन के आकार में बना दिया जाए तो वो लगभग 23 मीटर ऊंचा, 23 मीटर चौड़ा और 23 मीटर लंबा होगा, जो एक क्रिकेट की पिच या एक ओलंपिक स्विमिंग पूल जितना बड़ा होगा और आसानी से इसमें भी समा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सोने की घनत्व बहुत ज्यादा होती है। इसकी घनत्व 19,320 किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है। इस घनत्व की वजह से बहुत भारी होने के बावजूद सोना बहुत कम जगह घेरता है। दोस्तों, जब प्राचीन सभ्यताओं ने सोने को देखा तो उन्हें लगा ये कोई दैवीय वरदान है। मिस्र के लोग मानते थे कि सोना देवताओं का मांस है और उनके सबसे शक्तिशाली देवता रा सोने की तरह चमकते थे।
मिस्र के राजा यानी फिरौन की कब्रों में कई सोने के मुखौटे मिले हैं, जैसे कि तूतनखामून की समाधि पर मिला मुखौटा ये बताता है कि प्राचीन सभ्यता में सोना मौत के बाद की जिंदगी का एक वादा था। इसलिए फिरौन अपनी मम्मी पर सोने का मुखौटा पहनाते थे ताकि मौत के बाद भी उनका वैभव कायम रहे। वहीं दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो नाम की एक पौराणिक सिटी थी, जहां राजा अपने शरीर पर सोने की धूल को साबुन की तरह लगाकर नहाते थे। और दोस्तों, हमारे भारत को तो सोने की चिड़िया कहा गया। हमारे देश में आज से नहीं, हजारों सालों से सोना सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक है। भारत में सोने का इतिहास उतना ही पुराना है जितने पुरानी सभ्यता है हमारी ऋग्वेद में। इसे हिरण्य कहा गया है और स्वर्ण नाम से बुलाया गया। ये तो बात हुई साहित्य की, लेकिन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धोलावीरा में हमें सोने की चीजें मिलती है। यानी पुरातत्व के हिसाब से भी हमारे यहाँ आज से 5000 साल पहले सोना इस्तेमाल होता था। और इससे भी बड़ी बात यह है कि दुनिया में सोने की सबसे पुरानी खदानों में से एक कोलार गोल्ड फील्ड हमारे देश में मौजूद है। यह 1800 ईसा पूर्व से काम कर रही है, यानी कि करीब करीब 3 से 4 हजार साल पहले से। झारखंड का सोन नदी क्षेत्र और तमिलनाडु का वेल्लोर का इलाका भी प्राचीन भारत की स्वर्ण नगरियां हैं। दोस्तों, अब धीरे धीरे सोना सिर्फ धार्मिक चीज नहीं रहा बल्कि व्यापार की दुनिया का आधार बन गया, क्योंकि सोना दुर्लभ था, टिकाऊ था और हर जगह इसकी एक निश्चित कीमत थी। इसीलिए प्राचीन काल में जब पहली बार सिक्के बने तो वो सोने और चांदी के बने। आज के तुर्की में 600 ईसा पूर्व में लीडिया साम्राज्य ने पहली बार सोने और चांदी के सिक्के बनाए। लेकिन ये बस एक मुद्रा भर की शुरुआत नहीं थी, बल्कि यहीं से पैसा और सोना एक दूसरे का पर्याय बन गए। राजाओं के लिए सोना उनकी ताकत का प्रतीक था, तो वहीं आम लोगों के लिए सोना सुरक्षा का भरोसा था। दोस्तों, भारत में मौर्य काल में भी सोने का इस्तेमाल होता था, लेकिन इस दौर में सोने को मुद्रा के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता था। हाँ, अगर अशोक का समय देखें तो इस काल में सोना धार्मिक दान और भिक्षु जीवन के लिए भी इस्तेमाल हुआ। मठों और स्तूपों में हमें कई ऐसे स्वर्ण पत्र और मूर्तियां मिलती हैं जो इसका प्रमाण है। मौर्यों के बाद के काल में कुषाण राजवंश ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाकर स्वर्ण को भारत की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया। फिर गुप्त काल में बड़े पैमाने पर खूबसूरत सोने के सिक्के जारी किए गए। इन सिक्कों को दिनार कहा जाता था। इन सिक्कों पर धार्मिक और पौराणिक दृश्यों को उकेरा गया था। सिक्कों को उनके वजन और शुद्धता के लिए जाना जाता था, जिसने भारत की जो व्यापारिक साख थी उसको पूरी दुनिया भर में मजबूत कर दिया। अब आते हैं उस सवाल पर कि आखिर भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया। दोस्तों, इसके पीछे सिर्फ ये नहीं था कि हमारे राजा महाराजा सोना पहनते थे या मंदिरों में सोना भरा रहता था। असली वजह थी हमारी आर्थिक ताकत। दोस्तों, सदियों से पूरी दुनिया को मसाले, रेशम और बढ़िया कपड़े चाहिए थे और भारत के पास ये सब कुछ था। हम दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक थे। इन सभी चीजों में जब रोम के व्यापारी या अरब के व्यापारी हमारे यहाँ आते थे तो वह हमसे सामान खरीदते थे, लेकिन बदले में हमें सिर्फ सोना ही मिलता था। उन्हें पता था कि भारत कोई और चीज नहीं लेगा। इस तरह हमारा व्यापार हमेशा फायदे में रहता था और बाहर का सोना लगातार हमारे देश में जमा होता रहता था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी नाम के एक यूनानी ग्रंथ में लिखा गया है कि भारतीय तटों से निकलने वाले जहाज सोना, मसाले और कपड़े लेकर लौटते थे और जो भी व्यापारी पहुंचता अमीर बनकर लौटता है। रोमनों के बारे में कहा जाता है कि वो भारत के सामान को इतना ज्यादा आयात करते थे कि रोमन सीनेट को चिंता होने लगी कि हमारा सारा खजाना भारत की औरतों के गहनों में जा रहा है। दोस्तों, सदियों तक भारत ने दुनिया के कई देशों से सोना खरीदा और उसे अपनी संस्कृति और देवताओं को समर्पित किया। धार्मिक त्योहारों, शादियों और जो अनुष्ठान होते हैं, यहाँ पर सोने का उपयोग लगभग अनिवार्य होता था। भारत के आप बड़े बड़े मंदिर देख लीजिए, चाहे वो साउथ का पद्मनाभ स्वामी मंदिर हो या नॉर्थ इंडिया के मंदिर हो
यहाँ पर सदियों से सोने और आभूषणों का एक अकूत भंडार जमा होता रहा था। ये सोना भारत से बाहर नहीं गया, बल्कि एक स्थायी संपत्ति के तौर पर यहीं रहा। इसी के चलते भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाने लगा। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य से इसी अमीरी की वजह से महमूद गजनवी और अंग्रेज जैसे लुटेरे आए, जिनकी नजर भारत पर पड़ी। यानी बदकिस्मती से भारत के पतन और लूट का कारण भी कहीं ना कहीं ये सोना ही बना। इसी समय पर अगर दुनिया के इतिहास को देखा जाए तो सिर्फ भारत नहीं, बल्कि सोने ने दुनिया भर की सभ्यताओं पर अपना असर डाला। यूनानियों और रोमनों के लिए सोना युद्ध और विजय का आखिरी लक्ष्य था। रोमन साम्राज्य ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए सोने की खदानों में खुदाई पर जोर दिया। उन्होंने ऑरियस नाम के सोने के सिक्के चलाए, जो पूरे भूमध्य सागर के क्षेत्र में चल रहे थे, और ये सिक्के की वजह से ही इस पूरे क्षेत्र का व्यापार स्थिर हो गया। लेकिन एक ही मुद्रा थी, इसी सोने ने रोमन सेना को वेतन दी, जिसने रोमन साम्राज्य की भव्यता को बनाए रखा। लेकिन दोस्तों, इन चमकदार कहानियों से अलग सोने की एक बेहद भयानक कहानी भी है, जो शुरू होती है 16वीं सदी से। हुआ ये कि जब पुनर्जागरण काल के बाद दुनिया को खोजने के लिए साहसिक यात्राओं की शुरुआत हुई, तब स्पेनिश और पुर्तगाली साम्राज्यों ने कई दल भेजे। गोल्ड गॉड और ग्लोरी के लिए ये लोग भेजे गए थे। यानी ये लोग सोने की तलाश में ईश्वर का प्रसार करके महिमा पाना चाहते थे। और इसी कड़ी में भारत की खोज करने निकले कोलंबस गलती से पहुंच गए अमेरिका। इन अमेरिकियों को देखकर वो इन्हें इंडियन समझ गए थे, और इसी के साथ दूसरे स्पेनिश और पुर्तगाली विजेता भी इस नई दुनिया यानी अमेरिका महाद्वीप तक पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वजह थी दो सभ्यताएं, एज़टेक और इंका। ये वो सभ्यताएं थी जिनके पास बेहिसाब सोना था, लेकिन वो उसकी कीमत से अनजान थे। इंका साम्राज्य इसमें सबसे मुख्य था। यह आज के पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया और चिली तक फैला हुआ था। इंका लोगों की जिंदगी में सोना कोई मुद्रा नहीं थी, बल्कि इनके मंदिरों में, इनके धार्मिक कार्यों में इस सोने का इस्तेमाल होता था। इनके सम्राट थे अताहुआल्पा। इनके पास इतना सोना था कि जब स्पेन वासियों ने इनको बंदी बनाया, तो अपनी आजादी के लिए सम्राट ने कमरा भर जाने के बराबर सोना देने की बात कही। दोस्तों, सोच कर देखिए किस स्तर पर इनके पास सोना था। स्पेनिश विजेता फ्रांसिस्को पिजारो ने इंका सम्राट अताहुआल्पा को बंदी बनाया और हजारों टन सोना और चांदी लूट ली। ये बेशुमार दौलत स्पेन पहुंची, जिसने यूरोप की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, और यूरोपीय शक्तियों का जो संतुलन था वो हमेशा के लिए बदल गया। दुर्भाग्य ये था कि इंका सभ्यता के लिए ये उनके विनाश और सांस्कृतिक लूट का कारण भी बना। अताहुआल्पा की फिरौती और दूसरे खजाने इतने बड़े थे कि इन्होंने यूरोप के शक्ति समीकरण को ही बदल दिया। इस घटना ने यूरोपीय औपनिवेशिक इतिहास में लूट और सांस्कृतिक विनाश का एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया, जो आज इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए बहस का काफी लोकप्रिय बिंदु है। कुल मिलाकर दोस्तों, इंका सभ्यता का सोना उनकी शक्ति, उनकी आस्था और उनकी सांस्कृतिक पहचान थी, जबकि यूरोपियों के लालच ने उसे विनाश और लूट का कारण बना दिया। इसकी एक वजह यह भी थी कि मध्य युग में सोना एक वैश्विक मुद्रा थी। इसका मतलब ये था कि किसी भी देश की मुद्रा का जो मूल्य है, जो कीमत है, वो एक तय मात्रा में सोने के वजन के बराबर तय किया जाता था। इस मानक ने ही वैश्विक व्यापार को लंबे समय तक स्थिर किया हुआ था। यानी पूरी दुनिया एक बहुत ही लंबे समय तक सोने के दाम के हिसाब से अपनी मुद्रा के दाम को तय करती थी। हालांकि 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने ब्रेटन वुड्स समझौते को खत्म कर दिया और डॉलर को सीधे सोने से जोड़ने की प्रथा को औपचारिक रूप से खत्म कर दिया। दोस्तों, डॉलर भले ही दुनिया की मुद्रा है, लेकिन आज भी दुनिया के केंद्रीय बैंक अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोने के भंडार यानी गोल्ड रिजर्व के रूप में रखते हैं। चाहे वो आरबीआई, चाहे वो चीन की बैंक हो। जब किसी देश की सरकार अस्थिर होती है या मुद्रा की कीमत गिरती है, तो आम लोग भी डिजिटल मुद्रा या शेयर बाजार में निवेश नहीं करते, बल्कि वो ठोस सोने में निवेश करना सुरक्षित मानते हैं। ये बताता है कि हजारों साल पुराना यह भरोसा सोने को लेकर आज भी कायम है। तो दोस्तों, ये था सोने का पूरा इतिहास, एक ऐसी धातु जो सितारों से पैदा हुई, धरती पर आई और मानव सभ्यता का अभिन्न हिस्सा बन गई। इसके लिए साम्राज्य बने और मिटी सभ्यताएं नष्ट हुई। आज भी
ये दुनिया की सबसे कीमती धातुओं में से एक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।